तो हम बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल 3 को था, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस बेसिक कंपोनेंट में से एक है। सेल के अंदर में एक बड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल बॉडी है, बड़का सा डबल मेम्ब्रेन, मतलब 2 मेम्ब्रेन है। तो ये अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन। तो ये हो गया इनर मेम्ब्रेन और ये बाहर वाला हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच के जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बताए थे हम, इसमें एंजाइम्स फील्ड रहता है। ठीक है, अब अंदर की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, सेल वाला लिक्विड तो हो गया साइटोप्लाज्म, ये क्या हो गया साइटोप्लाज्म। अब ये अंदर में ये जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर साइट। ठीक है, इसके अंदर में धागा का जैसा उलझा हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं क्रोमाटिन। नहीं, जेनेटिक मटेरियल यही ना है, और यही क्रोमाटिन कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में जब सेल डिवीजन होगा तब। ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्रोमाटिन कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में, देखेंगे उसके बारे में हम लोग। इसके अंदर में एक मेम्ब्रेनलेस गोला स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नहीं बोलते हैं ना। और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कहीं कहीं स्पेस रहता है, कहीं कहीं क्या रहता है स्पेस, और ये स्पेस को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स का मतलब है स्मॉल होल, न्यूक्लियर पोर। तो इस पोर्स के थ्रू ही साइटोप्लाज्म से मॉलिक्यूल सेल के अंदर, और मतलब न्यूक्लियस के अंदर से मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में। तो ये मॉलिक्यूल का एक्सचेंज न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही न्यूक्लियस से अंदर या न्यूक्लियस से बाहर होता जाता रहता है। एक बड़ा स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। जो भी सेल के अगर कंपोनेंट की बात करें तो हालांकि ऑर्गेनेल में नहीं आता है, इसके और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो साइटोप्लाज्म में जो छोटे छोटे सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है उसको ऑर्गेनेल बोलते हैं, इसको ऑर्गेनेल नहीं बोलेंगे। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन ना। तो रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले न्यूक्लियस को देखे थे। बहुत सारा सेल है जिसमें एक न्यूक्लिएट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट सेल। एक न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस होगा तो बाई न्यूक्लिएट, 2 से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, चाहे 1 से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो सीधे बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट सेल। न्यूरॉन वगैरह में बहुत सारा सेल लिखवाएंगे जिसमें 1 से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जो सेल में 1 से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट सेल। 1 से ज्यादा न्यूक्लियस वाला। कौन में न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे हम लोग के मैमल्स के रेड ब्लड सेल में, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको ई न्यूक्लिएट, मतलब न्यूक्लियस एक को प्रेजेंट नहीं, वो सेल विदाउट न्यूक्लियस। ई न्यूक्लिएट सेल, मतलब सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो ये अगर हम न्यूक्लियस के शेप साइज की बात करें तो वैसे इसका भी शेप साइज फिक्स नहीं है, डिफरेंट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, लिख लीजिए, तो एक बार में ज्यादा हो जाएगा। ये कितना नंबर है उसको समझाने के लिए बताएं, ये कितना नंबर है 3। सेल वाल सेल मेम्ब्रेन हो गया है। ये तो सबको पता है ना न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस ही सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा कौन? न्यूक्लियस। वैसे फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बस नॉर्मली इसलिए बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस को इसीलिए बोलते हैं मास्टर ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, सेल का मास्टर ऑर्गेनेल। ठीक, हो गया। देखो बात समझो, न्यूक्लियस अ बिग स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार, जैसे बॉल होता है फुटबॉल। स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन होता है, और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसमें एंजाइम वगैरह रहता है। हाँ, अगर हम परमिएबिलिटी की बात करें, परमिएबिलिटी तो पढ़ लिया सब,
तो आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होता है, इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल। तो बस जनरल नॉलेज के लिए समझ जाओ कि आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए अलाउ कर देगा, लेकिन इनर मेम्ब्रेन लेस, बहुत कम मॉलिक्यूल को ही वो अलाउ करता है अपने से होके अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म में जाने के लिए। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होगा, इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होगा। लिक्विड प्रेजेंट इन इट इज नोन एज न्यूक्लियो, जो न्यूक्लियस के अंदर में लिक्विड प्रेजेंट रहेगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे या न्यूक्लियर सैक बोलेंगे। न्यूक्लियस हैज स्मॉल होल्स इन इट्स मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन में स्मॉल स्मॉल होल प्रेजेंट रहता है और ये होल को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म से यानी जो मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही होता है। और राउंड मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर में कोनो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, वो बना रहता है आरएनए और प्रोटीन से, मेम्ब्रेन प्रेजेंट उसमें नहीं होता है। इंटेंगल्ड, इंटेंगल्ड का मतलब उलझा हुआ, सुन रहा सब, इंटेंगल्ड का मतलब उलझा। तो इंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ उलझा हुआ धागा जैसा कुछ स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमाटिन। और क्रोमाटिन ही कंडेंस होके बन जाता है क्रोमोसोम, कंडेंस वाटर को लूज करेगा और ये ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगा और क्रोमाटिन कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, क्रोमोसोम में। कब, सेल डिवीजन के टाइम में। और जैसे ही सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन खत्म होगा, वापस से क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाएगा पहले वाला फॉर्म में, क्रोमाटिन में। अब अगर क्रोमोसोम की बात करें तो हम लोगों में, ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम, लेकिन 23 पेयर्स क्रोमोसोम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो तो बाकी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लिए हैं लोग लास्ट क्लास में। फिर से क्लास 10th में मौका मिलेगा तो क्रोमोसोम्स के बारे में अच्छे से एब्रिविएट किया जाएगा, तो वो बात की बात है, उसको एनालाइज करना है। तो वैसे अगर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम के टाइप्स उसके शेप के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग, तो 4 टाइप्स का क्रोमोसोम्स था, याद है तुम लोग को? एगो भी शेप का, एल शेप का, हाँ बताए थे ना ना। क्रोमोसोम में जब उस क्लास 8th में हम सेल पढ़ाए थे, उसमें क्रोमोसोम में पढ़ाए थे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं पढ़ाए थे। इसको पढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सेल की बात कर रहे हैं, जब सेल के न्यूक्लियस। अच्छा सुन लो, शेप के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स 4 टाइप्स का होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स और टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। शेप के अकॉर्डिंग शायद पढ़ाए थे, खैर नहीं पढ़ाए थे तो पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स हो गया 4 टाइप का। अब अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम में क्या रहता है, जो क्रोमाटिड होता है, आर्म होता है, उसको सेंट्रोमियर पकड़ के रखता है। ये दोनों आर्म हो गया, तो ये दोनों क्रोमाटिड हो गया। ये पूरा एगो क्रोमाटिड में 2 आर्म हो गई, ऊपर वाला एगो नीचे वाला। अब बात समझो, अब अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में प्रेजेंट है, एकदम बीच में, तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अभी बीच से नीचे की तरफ भागेगा, माने बीच से एंड पॉइंट की तरफ भागेगा, तो बीच से हल्का सा नीचे आया तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, और ये हल्का सा नीचे आया तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एकदम एंड पॉइंट पर आ गया, इसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप्स का क्रोमोसोम होता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्रोमोसोम का अलग अलग शेप होता है। इतना लिख लिया जाए। देखो क्रोमोसोम्स के मान लो कि इतना दूर फंक्शनल है, मतलब इतना जो सेगमेंट है वो फंक्शनल है, समझ में आ रहा है, मतलब ये फंक्शन कर रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना, ट्रांसफर करना, ये सब वाला काम कर रहा है। तो इतना ही दूर पे प्रेजेंट रहता है जीन्स। हम पढ़ते हैं जीन को बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियस का तो बात समझेंगे। जीन को बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, माने जो डीएनए, जीन, आरएनए पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग उसके बारे में। तो जो कैरेक्टर, इनहेरिटेबल कैरेक्टर का मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसको बोलते हैं हेरिटेबल कैरेक्टर, या फिर इन प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी में जाना। इनहेरिटेंस का मतलब हुआ
कैरेक्टर का मतलब सब कैरेक्टर है, जिसके मान लो आगे अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, दिमाग से तेज है, तो जो कैरेक्टर आदमी जन्म लेने के बाद इन्वायरमेंट से सीखा है, समझा है, तो वो कैरेक्टर नहीं है। जो हमारे अंदर में कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें अच्छा कैरेक्टर भी हो सकता है, मतलब बॉडी का फिजिक, आँख नाक नक्शा, ये सब कलर उलर, हाइट वाइट, तो ये सब पेरेंट्स से उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। हाँ हाँ, इसलिए पेरेंट्स से फेस क्या करता है कि मैच करता है, पापा से आँख मैच करेगा तो मम्मी से नाक मैच कर जाएगा। नॉट ओनली मतलब खाली पापा मम्मी ही नहीं, पापा और पापा के पिछला जनरेशन, मम्मी और मम्मी के पिछला जनरेशन, तो पैटर्नल भी है ना, और मैटरनल भी, मतलब पापा के जनरेशन के अकॉर्डिंग भी और मम्मी के जनरेशन के अकॉर्डिंग भी। मम्मी, हाँ, तो दोनों के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जनरेशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ठीक है, लुक तो अपीयरेंस तो आता ही है, अच्छा कैरेक्टर भी आता है, कुछ कैरेक्टर चेंजिंग होकर बहुत अच्छा मॉडिफाइड होकर अच्छा बन जाता है, जिसके चलते हर एक अगला आदमी, हर एक नेक्स्ट जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, थोड़ा सा अपडेटेड होता है। ठीक है, हाँ। खराबी ये है कि डिजीज, बहुत सारा डिजीज है जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो बहुत सारा डिजीज है जो डिजीज जाता है। क्लास 10th में पढ़ना है वो डिजीज के बारे में, जो डिजीज पेरेंट से उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, इसके बारे में। ठीक है, तब तक अभी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम लिख लिया जाए। ठीक, ये हो गया क्रोमाटिन, कैसे भी बोलो और ये सेल डिवीजन के टाइम पे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये तो हो गया क्रोमाटिन, और ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। ये कंप्रेस्ड होके कन्वर्ट हो गया है क्रोमोसोम में। एक बार अब हम लोग देखे थे लोग कि क्रोमाटिन में जहाँ पे बहुत ज्यादा उलझा हुआ रहता है उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमाटिन, कम उलझा हुआ है उसको बोलते हैं यूक्रोमाटिन। तो ये वाला रीजन में ज्यादा उलझा हुआ है ना, इसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमाटिन, और यहाँ पे कम उलझा हुआ है तो ये हो गया हमारा यूखर। जब कंडेंसेशन होगा तब तो सब का सब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम में। अब हम लोग क्रोमोसोम का टाइप्स पर, ये क्रोमोसोम में अगर ये पूरा की बात करें तो ये इसको बोलते हैं क्रोमाटिड। ये पूरा क्या हो गया, क्रोमाटिड, और इसमें इस दोनों को अलग अलग बोलते हैं आर्म्स, आर्म्स ऑफ क्रोमाटिड। और ये जो बीच वाला जो इसको पकड़ के रखा हुआ है ये हो गया सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। अब इसी के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्रोमोसोम्स को डिफरेंट टाइप्स में क्या करेंगे कि बांटेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग शेप डिसाइड होता है। जैसे मान लो, अभी लिखना नहीं, हम क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे ये कितने टाइप्स का, 4 टाइप्स का। एक मिनट, क्रोमोसोम कुछ बोलो, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रो, और ये सबसे लास्ट वाला हो जाएगा टेलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम 4 टाइप्स का, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और इसको डिस्टिंग्विश कर दिया जाए। देखो वहां पे है ना, तो एकदम सेंट्रोमेयर बीच में रहता है, तो ये एक इधर से बन जाता है और एक इधर से, दोनों एकदम क्या होगा कि बराबर होगा। तो ये भी शेप का हो गया, ये हो गया आर्म्स, और ये क्या हो गया सेंट्रोमेयर। तो ये कौन सा शेप का क्रोमोसोम हो गया, भी शेप। तो ये क्रोमोसोम्स हो गया भी शेप का। अब सब मेटासेंट्रिक में हल्का सा ये क्या होगा कि इंड पॉइंट की तरफ भागेगा, तो थोड़ा सा भागेगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये रहेगा और इधर से छोटा हो जाएगा, ये हो गया एल शेप, और हल्का हल्का अपीयर हो रहा होगा। तो ये कौन सा शेप का क्रोमोसोम हो गया, एल शेप क्रोमोसोम। और ये हो गया, अब हल्का सा और आगे जाएगा, हल्का सा और आगे जाएगा, तो ये एक बड़ा एक बहुत छोटा हो जाता है, तो ये हो जाता है जे शेप। हाँ, जे शेप का क्रोमोसोम हो जाएगा। और टेलोसेंट्रिक में एकदम इंड पॉइंट पर आता है, मतलब एकदम इंड पॉइंट पर आता है, एक और से एकदम बाजार साफ है, इसको बोलते हैं आई शेप क्रोमोसोम।
ये आई शेप का क्रोमोसोम हो गया। तो इस तरह से क्रोमोसोम चार टाइप्स का, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, और वो पोजीशन के हिसाब से इसका डिफरेंट डिफरेंट शेप का फॉर्मेशन होता है। तो मेटासेंट्रिक वी शेप, सब मेटासेंट्रिक एल शेप, एक्रोसेंट्रिक जे शेप और टेलोसेंट्रिक इतना लिख। ये वाला बता दिए हैं कि न्यूक्लियस सेल के सब एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को बोलते हैं मास्टर ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। अब इसका जेनेटिक बिहेवियर कल पढ़ लिया जाएगा। तो ये अलग अलग होने से क्रोमोसोम का शेप भी बदल जाता है। अब हम लोग के अंदर में जो 23 पेयर क्रोमोसोम है, उनमें से कोनो मेटासेंट्रिक होगा, कोनो सब मेटासेंट्रिक होगा, कोनो कुछ होगा, कोनो कुछ होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग को ये पढ़ना है कि जो कैरेक्टर न्यूक्लियस के क्रोमाटिन में प्रेजेंट रहता है, बोले तो क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है, वही कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है। प्रोजेनी का मतलब नेक्स्ट जनरेशन, उसका ऑफस्प्रिंग में जाता है, जो कि आदमी में, कोई भी एनिमल्स में, किसी भी चीज में, ठीक है। तो वो क्रोमोसोम ही है जिसमें वो हेरिडेटरी मटेरियल स्टोर रहता है। बोले तो न्यूक्लियस ही क्या करता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर करके रखता है और ट्रांसफर भी देखता है कि मतलब वो मटेरियल, जैसे कि कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहा है, अच्छा वाला भी हो सकता है, बुरा वाला भी हो सकता है। हाँ, हम लाइफ के एक्सपीरियंस से जो आदमी कैरेक्टर लेता है, वो कैरेक्टर ट्रांसफर से, माने कौन आदमी डीएम बन गया, उसका बेटा भी डीएम बनेगा, इस जरूरी नहीं है। कौन आदमी पढ़ने में बहुत तेज है, ऑफिसर है, उसका बेटा लफला बन सकता है। ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑफिसर है, पैसे ज्यादा कमाएगा, वो ज्यादा कमाने के बारे में जानता है, लेकिन ये तो कमाने के बारे में जानता नहीं है, ये उड़ाएगा। ये उड़ाने नियम है कि एक जनरेशन कमाता है तो एक जनरेशन उसको उड़ाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? था कि न्यूक्लियस हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर भी करता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर को कंट्रोल भी करता है। और ये हेरिडिटी मटेरियल क्या, मैंने पेरेंट के कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग में जाना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस से मतलब प्रॉपर्टी पेरेंट से प्रोजेनी में जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। अच्छा क्वालिटी भी जाएगा, कभी हो जाएगा मॉडिफाइड रहता है, जो कैरेक्टर पेरेंट में नहीं है, मॉडिफाई हो गया, कैरेक्टर लड़का में चला गया। तो ऐसे ही ना मॉडिफाई होते होते हर एक अगला आदमी इवॉल्व करता है। जो नहीं बोलते, पहले हम लोग बंदर के जैसे मिलते थे, अब दिमाग बढ़ते बढ़ते मॉडर्न मैन स्किलफुल बन गया है। समझ रहे? जो नहीं मतलब हर एक अगला लड़का अपने पिछले जनरेशन से अपडेटेड रहता है, इवॉल्व रहता है, अपडेटेड रहता है। ये बात फैक्ट है ना। हम लोग पढ़ेंगे लोग, ये एक मतलब मेन कंट्रीब्यूशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लास 8 में पढ़े लोग, हम लोग देखेंगे कैसे, क्लास 8 में हम लोग पढ़े लोग रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का, तो ये सब देखें लोग। लेकिन अब ये कैसे इंपॉर्टेंस होता है, ये क्लास 10th में हम लोग देखेंगे लोग। तो ये सब को कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। तो सेल के सब एक्टिविटी को तो कंट्रोल न्यूक्लियस से बोलता है, इसलिए न्यूक्लियस को बोलते हैं हम लोग, ये लिखवा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं हो तो पहले इतना कर देते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड इट्स कंपोनेंट। सेल के और सेल के कंपोनेंट के एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? इसलिए ना मास्टर ऑर्गेनेल ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं। न्यूक्लियस कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस को कंट्रोल मारे, जो जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, वो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये सब। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं हम लोग जीन को। क्यों? क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम से भी छोटा, मतलब क्रोमोसोम के फंक्शनल सेगमेंट पे प्रेजेंट रहता है जीन्स, और जीन्स के थ्रू ही कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है। तो सबसे छोटा चीज हो गया जीन, इसलिए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? जीन। जनरली नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा, आमतौर पे तो एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, 1 पर सेल, एक सेल में एगो, लेकिन अलग अलग कभी कभी गड़बड़ा जाता है नहीं। जैसे कि हम लोग देखेंगे लोग आगे मसल सेल्स में ही हम लोग देखेंगे लोग, जितना भी ब्रांच है, समझ रहे ना, तो वो सब में कुछ कुछ न्यूरॉन्स में बहुत सारा है जहाँ पे एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहता है।
ऐसे नॉर्मली हम लोग एक सेल तो देखबे करते हैं लोग, तो वैसा सेल जिसमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस रहेगा उसको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट सेल। जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहेगा उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। दो को बाई न्यूक्लिएट बोल देंगे। अब कितना बाई ट्राई करेगा, एक बार में अगर एक से ज्यादा है तो बोल देंगे हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट सेल। हाँ, कौन कौन सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट भी रहता है, जैसे कि हम लोग के रेड ब्लड कॉर्पसलेस में, मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। प्लांट में होता है, जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे लोग, सिव ट्यूब सेल, तो प्लांट में सिव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। तो वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है उसको जनरली ई न्यूक्लिएट सेल बोल देते हैं। खैर अभी इतना समझ में आ रहा है ना कि न्यूक्लियस के बारे में, और अगर हम नॉर्मली तो एक सेल में एक ही होगा, इनको में एक से ज्यादा भी होता है। कुछ रेयर केस एग्जांपल है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस एको वो भी नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट किया जाए तो ये हो गया हमारा कंप्लीट न्यूक्लियस। अब इसके बारे में किसके पास चला जाए, साइटोप्लाज्म पे। चलो, सेल के अंदर में हम लोग न्यूक्लियस देख लिए, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन सब हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। अब जो ये जो लिक्विड मटेरियल है जो सेल के अंदर में प्रेजेंट है, तो बोले तो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में ये लिक्विड को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। ये